Hello students, so today we will consider the next part of the chapter number 7 which is health screening। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हेल्थ स्क्रीनिंग हमारे पास क्या होती है और इसके कुछ डिफरेंट अप्रोचेस। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा क्विक रिवाइज आपको करवाती हूँ कि हेल्थ स्क्रीनिंग होती क्या है। सिंपली जब हम किसी भी चीज़ की टेस्टिंग कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, बिना किसी डिजीज़ के, डिजीज़ आपके पास नहीं है, डिजीज़ का आपके पास कोई सिम्टम नहीं है, बट स्टिल आप उन चीज़ों को टेस्ट करवा रहे हो, चेक करवा रहे हो फॉर जस्ट रीअश्योरेंस कि आपकी जो तबीयत है वो ठीक है या फिर नहीं है। तो ये सिंपल सी चीज आपके पास क्या होती है, हेल्थ स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, सिंपली टर्म्स में आप अपनी हेल्थ की यहाँ पे स्क्रीनिंग करते हो, सिंपली टेस्टिंग करते हो, या फिर मैं कहूँ तो आप अपनी हेल्थ की यहाँ पे जांच करवा रहे हो। ठीक है, बिना कोई डिजीज के, बिना किसी डिजीज के सिम्टम के हम एक नॉर्मली जो हमारा बॉडी चेकअप करवाते हैं वो पर्टिकुलर चीज आपकी एक हेल्थ स्क्रीनिंग कहलाती है, राइट। इसी के अंदर हमने एक और टर्म पढ़ा था आपके पास, हेल्थ स्क्रीनिंग, और एक दूसरा था आपके पास मॉनिटरिंग। तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। स्क्रीनिंग क्या है, बिना डिजीज के, बिना सिम्टम के आपको टेस्टिंग करना है। सिंपली मैं इसको कह सकती हूँ कि आप एक नॉर्मल अपना बॉडी टेस्ट करवा रहे हो, बॉडी चेकअप करवा रहे हो, वो चीज। दूसरी चीज है आपकी मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मींस हमने क्या देखा था कि आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, उसकी आप एक नॉर्मल दवाइयां ले रहे हो, उसका मेडिकेशन आपका ऑलरेडी चल रहा है। उस चीज के अंदर जो हम एक रेगुलर फॉलोअप करवाते हैं, बार बार हम हर 1-1.5 महीने 2 महीने में जब चीजों को एनालाइज करवा रहे हैं कि हमारी तबीयत अब कितना इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है, तो वो पर्टिकुलर फॉलोअप आपका कहलाता है मॉनिटरिंग। ठीक है, तो दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, ये सिंपल आपका बॉडी टेस्ट है और ये आपका जब कोई मेडिकेशन चल रहा है तो उसके बाद की टेस्ट है। क्लियर। इसके साथ में और हमने यहाँ पे डिफरेंट अप्रोचेस को स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने BMI वगैरह ये सारे पैरामीटर्स को स्टडी किया था। नेक्स्ट अब हम इसके बाद में इसकी कुछ स्कोप को स्टडी करेंगे, स्कोप और इम्पोर्टेंस को यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि हेल्थ स्क्रीनिंग का अगर हम स्कोप और इम्पोर्टेंस देखें तो वो क्या क्या हो सकता है, राइट। तो मैं स्कोप की बात करती हूँ तो इसके अंदर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। उसका सिंपल मीनिंग आपके पास यही है कि हेल्थ स्क्रीनिंग विच इज सिंपल टेस्टिंग जो हम हमारी बॉडी में करवा रहे हैं, उस टेस्टिंग के साथ में अगर हम एक हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज को अलोंग विथ रखते हैं, दैट मीन्स रेगुलरली हम अच्छी डाइट ले रहे हैं, अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ में हमने क्या किया, रेगुलर हम हमारा बॉडी का चेकअप करवा रहे हैं। ये चीज अगर हम करवाते हैं तो क्या होता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की जो हेल्थ है वो अच्छी होती है, विच इज गुड हेल्थ। नेक्स्ट इज हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, हायर क्वालिटी ऑफ लाइफ की मैं बात कर रही हूँ तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मैंने रेगुलरली डाइट लिया है, रेगुलर एक्सरसाइज करवा रही हूँ, रेगुलर अपनी टेस्ट करवा रही हूँ, तो मेरे को बार बार हर थोड़े टाइम में पता चल जाएगा कि मेरे को ऐसा कोई डिजीज नहीं है, आई एम हेल्दी, आई एम परफेक्टली ओके। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज होती है यहाँ पर। क्लियर। तो ये पर्टिकुलर इसका एक स्कोप के अंदर आता है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि हेल्थ स्क्रीनिंग क्या है। हेल्थ स्क्रीनिंग बेसिकली आपकी टाइमली टेस्टिंग होती है, जो हमने अभी डिस्कस किया है। सिंपली हम टाइम टू टाइम हमारी बॉडी का चेकअप करवा रहे हैं, हमारी बॉडी की टेस्टिंग करवा रहे हैं। अब ये काम क्या करता है, आपने सिंपली टेस्टिंग करवा दी तो ये आपकी बॉडी के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम यहाँ पे वाइटल कहते हैं। वाइटल का मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब किस काम में वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, फॉर डिटेक्टिंग द साइंस ऑफ द सिकनेस एंड मेक चेंजेस व्हेन एवर नेसेसरी। मतलब सिंपली आप एक रेगुलर टेस्ट करवा रहे हो, रेगुलर टेस्ट आपने करवाया तो आपकी बॉडी के लिए वो क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी हल्का सा साइन सिम्टम आया होगा तो वो आपको उस टेस्ट के अंदर पता लग जाएगा। उस टेस्ट के अंदर वो साइन और सिम्टम आपको पता लग गए, अगर वो क्योरेबल है तो आप ऑब्वियसली उसके ऊपर हम, मतलब जो आपका ट्रीटमेंट चलता है वो बिल्कुल फर्स्ट लाइन का ट्रीटमेंट चलता है, बिल्कुल बेसिक ट्रीटमेंट आपका चलता है। अगर हम हेल्थ स्क्रीनिंग नहीं करवा रहे तो आपको बहुत टाइम बाद जब आपके कोई हायर सिम्टम्स आएंगे तब आप टेस्ट करवाओगे, तब जाके आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराओगे, तो वो चीज आपकी बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती है, बहुत आप तब तक आपकी जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी भी हो जाती है। तो इस केस में जब हम डिटेक्टिंग करवा रहे हैं, हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, तो वो आपकी बॉडी की जो भी डिजीज है उसको अर्ली स्टेज के ऊपर डिटेक्ट कर लेता है, और उसके बाद में अगर हमको लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, वेदर इट इज इन डाइट, एक्सरसाइज या फिर मेडिकेशन आपको स्टार्ट करवाना है, तो वो चीजें हम बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी बीमारी है वो जल्दी ठीक होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। क्लियर। तो मेक चेंजेस व्हेन एवर नेसेसरी, जब भी हमको जरूरत पड़ेगी हम उसके चेंजेस वहां पे करवा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, स्क्रीनिंग करने से होता क्या है, स्क्रीनिंग हेल्प अस लिव लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। जैसा हमने यहाँ पे डिस्कस किया, अगर आप रेगुलरली स्क्रीनिंग करवा रहे हो
तो आप ज़्यादा लंबा जी सकते हो, क्योंकि आपको डिजीज़ का पहले ही आइडिया लग जाएगा, आप उसको जल्दी ही ट्रीट करवाने की कोशिश कर लोगे। साथ साथ में हेल्दी लाइफ तो आपकी यहाँ पे होगी ही होगी। क्लियर? हेल्थ स्क्रीनिंग किस चीज़ के लिए एसेंशियल है कि अगर हम हेल्थ स्क्रीनिंग करवाते हैं तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या क्या फर्क पड़ सकता है, क्या क्या उसका फायदा यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, तो मैं हेल्थ स्क्रीनिंग की बात कर रही हूँ। ऐसा हमने देखा है कि सिंपली आपको क्या करना है, सिंपल आपको अपनी बॉडी का टेस्ट करवाना है। टेस्ट मैंने करवाया, अगर कोई डिजीज मेरे को होगी तो उसको मैं अर्ली डिटेक्ट कर सकती हूँ, जो कि हमने अभी लास्ट पॉइंट के अंदर डिस्कस किया। सेम चीज यहाँ पे वापस आ रही है कि आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो चीजों को। ठीक है, अर्ली डिटेक्शन की वजह से क्या होगा, मैंने आपको जो बताया कि पहले आपका सिंपल ट्रीटमेंट चलेगा, दूसरा अगर आपने बहुत टाइम बाद टेस्ट करवाया है, सिम्टम्स आने के बाद टेस्ट कराया है, तो आपका ट्रीटमेंट भी फिर एक अच्छी खासी टर्शरी लेवल के ऊपर चला जाएगा, जो आपको अच्छा खासा कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट जिसको मैं कह सकती हूँ वो यहाँ पे हो सकता है। तो सिंपल क्या है, अर्ली डिटेक्शन मेक अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन। जो बात मैंने आपको कही वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि आप जब अर्ली डिटेक्ट करवा लेते हो चीजों को, अर्ली डिटेक्शन किसकी हेल्प से होगा, हेल्थ स्क्रीनिंग की हेल्प से ही होगा। हेल्थ स्क्रीनिंग किया, अर्ली डिटेक्शन हो गया, तो मैंने क्या किया, बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। अगर ये चीजें नहीं हुई तो जो मेरी डिजीज है वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर भी जा सकती है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मीन वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो सकती है, उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी आपका अच्छा खासा होगा। क्लियर? नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करती हूँ कि हेल्थ स्क्रीनिंग आपके लिए और क्यों इंपॉर्टेंट है। हेल्थ स्क्रीनिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपकी लाइफ को सेव कर लेता है। सेव कर लेता है दैट मीन्स कोई भी बड़ी बीमारी होगी तो उससे आपको पहले ही पता लग जाएगा, पहले ही आप उसके लिए अपना काम स्टार्ट कर दोगे, तो जिस बड़ी बीमारी से आपको बहुत कुछ होने वाला था वो हमने इनिशियल लेवल पे ही क्योर कर दी। क्लियर? और सेफ लाइफ कैसे होगी भाई, अर्ली डिटेक्शन की हेल्प से आपने जल्दी चीजों को एनालाइज कर लिया, इसकी वजह से अब आपको वो बीमारी नहीं हो सकती। एंड हेल्प टू प्रिवेंट सीरियस डिजीज, और ये सारी चीजें जब हो जाएगी तो आप जो भी सीरियस डिजीज है उसको प्रिवेंट यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाने की बात करूं तो इसके अंदर अगर मान लो कि मेरे को डायबिटीज के लिए हल्का बहुत कुछ ऐसा फील हो रहा है, या फिर मैंने रेगुलर कुछ भी फील नहीं हुआ, रेगुलर स्क्रीनिंग के लिए मैं गई, मेरे को थोड़ा सा ग्लूकोज लेवल वहां पे बढ़ा हुआ आया है। ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ा है तो वैसे तो हो सकता है कि आपने डाइट ली है, आप क्या फूड इनटेक करके गए उसके ऊपर भी डिपेंड करती है चीजें। बाकी अगर आपको ऐसा लग रहा है ग्लूकोज लेवल आपका कंटिन्यूअसली हेल्थ स्क्रीनिंग में दो तीन बार बढ़ा हुआ आया है, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे प्री डायबिटिक की कंडीशन में हो। अब प्री डायबिटिक की कंडीशन दैट मीन्स जो डायबिटीज होने से पहले आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आते हैं, वो कंडीशन यहाँ पे होगी। क्लियर? तो अब इस प्री डायबिटिक कंडीशन का मुझे कैसे पता चला, जब मैंने रेगुलर स्क्रीनिंग करवाई तभी पता चला, अदरवाइज मुझे प्री डायबिटिक का पता ही नहीं लगता। मेरे को डायरेक्ट कब पता लगता, जब मेरे को डायबिटीज हो जाती। ठीक है, तो ये आपका हेल्थ स्क्रीनिंग का यहाँ पे फायदा हुआ, आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया चीजों को। अब यहाँ पे प्री डायबिटिक कंडीशन का जब मुझे पता चला तो इस केस के अंदर अब मेरा डॉक्टर मुझे क्या सजेस्ट करेगा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। डाइट के लिए वो मुझे गाइड कर देगा कि आपको कौन सी डाइट को थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब ये सारी चीजें अगर मैं अर्ली स्टेज के ऊपर ही इनको मैं मेंटेन कर लेती हूँ तो मैं प्री डायबिटिक वाली कैटेगरी में ही रहूंगी, या हो सकता है उसके पीछे आ जाऊं, बट उसके आगे नहीं जा सकती। दैट मीन्स बहुत अच्छी खासी सीरियस डिजीज जैसी डायबिटीज को मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिवेंट कर लिया। कैसे किया? अर्ली डिटेक्ट करके। आ रहा समझ में? तो वही पर्टिकुलर चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि जब हम हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, रेगुलर बेस पे हम हेल्थ स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अब आपको पता है आप रेगुलर टेस्टिंग करवा रहे हो तो आपको पता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ओके है, तो वो आपका क्या कर रहा है, सिंपली आपको रीअश्योर कर रहा है दैट यू आर फाइन। और नेक्स्ट क्या है, पीस ऑफ माइंड है। पीस ऑफ माइंड दैट मीन्स अगर मैं ठीक हूँ, अगर ऑब्वियसली अगर कोई पर्सन की बॉडी हेल्दी है तो उसका माइंड भी यहाँ पे हेल्दी होगा। सिंपली अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज आती है, अगर हम बीमार होते हैं, तो इसकी वजह से हमारी जो मेंटल पीस है वो भी यहाँ पे डिस्टर्ब होती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एश्योर हो जाएंगी। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ हेल्थ स्क्रीनिंग क्या है आपके लिए, कन्वीनियंट है, अफोर्डेबल है। मतलब सिंपल आपको ये चीज है कि हेल्थ स्क्रीनिंग जो हम करवा रहे हैं उसमें एज सच आपका कोई चार्जेस या फिर बड़ी सारा कुछ ऐसा नहीं लगता। सिंपल चीज इसके अंदर होती है, कन्वीनियंट है, दैट मीन सिंपली वे में आपके पास हो जाती है। इजी सा उसका कोई मेथड होता है, जैसे कोई भी अगर आपको सिंपल ब्लड टेस्ट होगा, आपके लिए थोड़ा सा ब्लड लिया जाएगा, फिर 3-4 टेस्ट हो जाएंगे, तो ये सारी चीज आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर जाएगी। कन्वीनियंट है। दूसरा क्या है, अफोर्डेबल। अफोर्डेबल मीन्स आप सब लोग जानते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है कि इस डिजीज के आसपास की चीजें भी मेरे को यहाँ पे एनालाइज हो जाएगी। जैसे अगर मेरे को डायबिटीज वाली कंडीशन में हल्का सा मुझे पता चला था कि मेरा ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे हो सकता है कि फ्यूचर में जाके डायबिटीज हो जाती।
तो दैट मीन्स उसके आसपास की चीजें, नियर बाय चीजें जो भी है, वो सारी चीजों का मुझे यहाँ पे आइडिया लग जाता है। नेक्स्ट है आपके पास रिलायबल। रिलायबल मीन्स वो चीज आपकी है ट्रस्टवर्दी, कि अब आपने जो भी हेल्थ स्क्रीनिंग करवाई है वो आपका जो भी रिजल्ट आया है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि जो रिजल्ट आपके पास आया है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल ठीक है। ऑल्सो इसके साथ साथ में क्या है, हम जानते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग आपका एक पेनलेस प्रोसीजर है, नॉन इन्वेसिव है। नॉन इन्वेसिव का क्या मतलब है आपके पास, कि आपकी बॉडी में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट नहीं किया गया है, इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट नहीं किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं बड़ी बड़ी सर्जरीज में क्या होता है, हमारी बॉडी में इंस्ट्रूमेंट्स को इंसर्ट किया जाता है, तो वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाती है। इसीलिए बताया गया है कि हेल्थ स्क्रीनिंग आपकी एक तो पेनलेस होती है, ऐसा कुछ उसके अंदर दर्द नहीं होता, दूसरी चीज नॉन इन्वेसिव होती है, और नेक्स्ट इनएक्सपेंसिव आपके टेस्ट होते हैं, मतलब सिंपल आपके अफोर्डेबल प्राइजेस के अंदर आपके टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। और अगर मैं एक बार स्क्रीनिंग की बात करूं तो इसी स्क्रीनिंग के अंदर मैं नॉर्मल अगर टेस्ट्स की बात करूं कि कौन टेस्ट हम करवा सकते हैं, तो उस टेस्ट के अंदर हमारे पास मेजरली क्या आता है, एक तो हमारे पास ब्लड ग्लूकोज का आता है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। दूसरा आपका हाइपरटेंशन वाला, हाइपरटेंशन किसकी वजह से होता है, जब आपके पास हायर बीपी रहता है, तो ब्लड प्रेशर का आपके पास टेस्ट आ जाएगा। दूसरा इसके अंदर आपका कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट आता है, जो कि अल्टीमेटली आपकी हार्ट डिजीज के अंदर कुछ ना कुछ सिवियरिटी कॉज करता है। दूसरा आपके पास किडनी प्रोफाइल आ जाती है, लिपिड प्रोफाइल आ जाती है। ये सारी चीजें बेसिक टेस्ट होते हैं, जो कि सिंपल एक छोटा सा ब्लड अगर आप अपनी बॉडी से निकालोगे ब्लड सैंपल से, ये सारे टेस्ट आपके पास इजी वे में बिल्कुल हो जाते हैं। और इसकी वजह से जो भी मेजर आपके पास डिजीज होती हैं, लाइक कार्डियक डिजीज या फिर डायबिटीज जैसी डिजीज, इनको हम यहाँ पे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और अर्ली इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने हेल्थ स्क्रीनिंग के अंदर देखी, और हेल्थ स्क्रीनिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, ये सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे देख लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर रूटीन मॉनिटरिंग ऑफ द पेशेंट की। हम जानते हैं स्क्रीनिंग अलग है और मॉनिटरिंग अलग है, ठीक है। हमने अभी बात की है कि स्क्रीनिंग का क्या मतलब है, आपके पास स्क्रीनिंग करना, सिंपल आपको अपनी बॉडी का टेस्ट करवाना है, इसके अंदर आपकी कोई भी डिजीज सिम्टम कुछ भी नहीं है, बेसिक टेस्ट यहाँ पे हम करवा रहे हैं। दूसरी चीज है आपके पास मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का क्या मतलब बताया मैंने, हम किसी भी बीमारी के बाद में जो बेसिक टेस्ट करवा रहे हैं, जो फॉलोअप करवा रहे हैं, या फिर मैं कह रही हूँ कि बीमारी के अंदर जो हम चीज़ों की निगरानी रख रहे हैं कि अब आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ हो रही है, वो सारी चीज़ें आपकी मॉनिटरिंग के अंदर जाती है, जिसको मैं यहाँ पे सिंपली फॉलोअप के नाम से जान सकती हूँ। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि अब ये कहना क्या चाहता है कि इफेक्टिव स्क्रीनिंग, जो भी हम बेसिक टाइमली हम टेस्ट करवा रहे हैं, हमारा टाइमली टेस्टिंग जो हम करवा रहे हैं वो है आपकी इफेक्टिव स्क्रीनिंग, ठीक है। तो टाइमली टेस्ट या फिर इफेक्टिव स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग, ये दोनों चीजें मिलके आपके पास क्या करती है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाती है पेशेंट के लिए, ताकि हम उसका प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकें, ठीक है। सिंपल शब्द में मैं आपको कहूं कि कोई भी पेशेंट है, उसने रेगुलर अपनी स्क्रीनिंग करवाई, स्क्रीनिंग करवाते करवाते अगर मान लो उसको कोई भी डिजीज है तो उसने स्क्रीनिंग करवाई, ठीक है, मॉनिटरिंग करवाई, मतलब जो भी वो ट्रीटमेंट ले रहा है उसके साथ साथ में जो भी उसका फॉलोअप है वो उसने लिया। तो अब इन दोनों की हेल्प से क्या हो सकता है, अब हम उस पेशेंट के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों को ऐड ऑन करना है, उसके ट्रीटमेंट के अंदर क्या एडिशनल चीज़ों को लगाना है, वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर तैयार करती है, ताकि आप अपने पेशेंट की प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ पे कर सको। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपल विथ क्रोनिक डिजीज बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर फॉलोअप। इसका क्या मतलब है, हम सब जानते हैं कि जो आपकी क्रोनिक डिजीज होती है वो क्या है, क्रोनिक डिजीज आपकी जो बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है, जिसको मैं और क्या कह सकती हूँ, फॉर एग्जांपल डायबिटीज और हाइपरटेंशन। वैसे तो आपके पास और भी ज्यादा क्रोनिक डिजीज होती है, बट मेजरली हम इन्हीं की बात करते हैं। जैसे मेजरली में आप यहाँ पे अस्थमा भी लिख सकते हो, COPD भी लिख सकते हैं हम, ये सारी चीजें आपकी क्रोनिक डिजीज के अंदर जाती है, जो बहुत लंबे समय तक जिनके ट्रीटमेंट हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं अब जो पेशेंट को क्रोनिक डिजीज है उसके अंदर रेगुलर फॉलोअप से उसको फर्क पड़ता है, ये बात, ये पॉइंट आपका कहना चाहता है। और ये चीज हम सब जानते हैं कि अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है तो ऑब्वियसली वो हर 3 महीने में एक डायबिटीज का टेस्ट करवाता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, HbA1c। HbA1c क्या है, आपका डायबिटीज का एक टेस्ट है, वो इंश्योर करता है कि आपको डायबिटीज है या फिर नहीं है, ठीक है। ये जो टेस्ट है आपका ये 3 महीने में होता है।
वैसे तो डायबिटीज के और भी टेस्ट होते हैं जो जिसको हम कहते हैं कि बिफोर फूड आफ्टर फूड जो भी आपका टेस्ट है वो टेस्ट अलग होते हैं, और ये आपका एक कंफर्मेटरी टेस्ट मैं इसको बोल सकती हूँ जो कि है आपका HbA1c। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, रेगुलर फॉलोअप हम करवाते हैं। जिस भी पेशेंट को डायबिटीज है वो एवरी 3 मंथ में ये वाला टेस्ट तो करवाता ही करवाता है। बाकी टेस्ट के लिए आजकल रेगुलर होम किट्स आने लग गए हैं, तो वो चीज वो घर पे खुद ही कर लेते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, क्रोनिक डिजीज वाले पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप अगर वो करवाता है तो उसकी हेल्थ के अंदर कोई ना कोई बेनिफिट होगा। अब टेस्ट से बेनिफिट नहीं होगा, यहाँ पे हम सब जानते हैं। टेस्ट करवा के थोड़ी ना आप ठीक हो जाओगे। टेस्ट करवाने का सिंपल मीनिंग ये है कि आपने टेस्ट करवाया, अब उसके रिगार्डिंग में आपको पेशेंट जो भी है, आपके डॉक्टर जो भी है, आपको गाइड करेंगे, आपके ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ एडिशनल चीजों को ऐड करेंगे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के ऊपर यहाँ पे फर्क पड़ेगा। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्या है, मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप अलाउ फॉर रेगुलर इवैल्यूएशन एंड इफेक्टिवनेस। सिंपल क्या है, अगर हम रेगुलरली मॉनिटरिंग या फिर फॉलो अप करवा रहे हैं तो वो रेगुलर इवैल्यूएशन, दैट मींस रेगुलरली हम उन चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। किन चीजों को अब हम एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे, इफेक्टिवनेस को, कि जो भी आपकी ड्रग है, जो भी ड्रग हमारे डॉक्टर ने हमको दी है, हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने जो भी हम चीजों को गाइड किया है, उसका कितना इफेक्ट आ रहा है, प्लस उसकी सेफ्टी कितनी है, उसकी अडेरेंस कितनी है ड्रग थेरेपी पे। अडेरेंस दैट मीन्स आपका पेशेंट कितना वो फॉलो कर रहा है, पेशेंट जो है वो आपकी ड्रग थेरेपी को कितना फॉलो कर रहा है, वो चीज होती है आपकी अडेरेंस। क्लियर? नेक्स्ट आपके पास है डिजायर्ड ट्रीटमेंट गोल्स एंड आउटकम। सिंपल मीन क्या है, अगर मैंने हाइपर टेंशन वाले पेशेंट को, हाई बीपी वाले पेशेंट को अगर मान लो मैंने कुछ दिया है ड्रग, फॉर एग्जांपल एम्लोडिपिन, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब इसके बाद में इसका जो भी ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ड्रग ही उसको ऐसी दे रही हूँ जो हाई बीपी के अंदर काम करे। तो सिंपल चीज मैं क्या देखूंगी, मॉनिटरिंग कर रही हूँ, तो उसका क्या मतलब है, मतलब मैंने ये देखा कि जो आपकी एम्लोडिपिन है वो कितनी इफेक्टिव है, कितना उसने काम किया, कितनी वो उस पेशेंट के लिए सेफ है, कितना पेशेंट उसको ले रहा है, ये चीज तो हमको पता लगेगी। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट भी है, अगर पेशेंट आपकी ड्रग थेरेपी पे अगर स्टिक नहीं है, ड्रग थेरेपी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर ट्रीटमेंट तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता, ऑब्वियस बात है। तो ये चीज यहाँ पे अडेरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट हमने देखा, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाई बीपी के अंदर अगर हमने एम्लोडिपिन दिए तो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, आपके बीपी को कम करेगा। तो ये चीज हम देखेंगे मॉनिटरिंग के साथ में कि जो भी हमने डिजायर्ड आउटकम और गोल सोचे थे, तो वो आपके पास गोल्स आप उनसे मीट कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हमको ड्रग मॉनिटरिंग के थ्रू हम इन सारी चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इसके बाद में मैं रूटीन मॉनिटरिंग के अंदर बात करती हूँ कि मॉनिटरिंग जो है वो काम क्या क्या करती है। अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअल पेशेंट के लिए बात करूं तो पेशेंट के लिए क्या होगा, ड्रग मॉनिटरिंग की, दैट मींस रेगुलरली उसका फॉलो अप लिया तो उसका ट्रीटमेंट के अंदर कुछ ना कुछ बेटरमेंट होगा, कोई भी वो चीज के लिए बेनिफिशियल होगा। अब मैं बात करती हूँ कि और किस चीज के अंदर हेल्प आपका कर सकता है। तो मॉनिटरिंग आपका सिंपल क्या है, अगर मैं पेशेंट की मॉनिटरिंग कर रही हूँ, बीइंग अ फार्मासिस्ट या फिर बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैं उसकी चीजों को एनालाइज कर रही हूँ कि ये दवाई लेने के बाद में इसको इतना 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 फर्क पड़ा है, या फिर मान लो ओल्ड एज का पेशेंट है या फिर यंग एज है तो एज के ऊपर उसका क्या फर्क पड़ रहा है, ये सारी चीजें। तो अल्टीमेटली अगर मैं मॉनिटरिंग कर रही हूँ तो मेरी क्या हो रही है, यहाँ पे रिसर्च हो रही है। ठीक है, रिसर्च देख रही हूँ मैं ड्रग्स के लिए, तो वो आपकी क्या कर सकती है, आपकी HCPs विच इज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल इवन इंक्लूडिंग फार्मासिस्ट के लिए क्या करता है, कॉन्जोर अप करता है। दैट मीन्स कॉन्जोर अप विजन करना, उनके लिए हेल्प करना, उनकी रिसर्च के अंदर एक इंक्रीमेंट लाना, इंक्रीज रिसर्च। क्लियर? दैट मीन्स ये सिर्फ पेशेंट के साथ साथ में आपके HCPs, फार्मासिस्ट, नर्सेज, उन सबके लिए भी बेनिफिशियल है, क्योंकि उनकी यहाँ पे कांस्टेंट रिसर्च चल रही है पर्टिकुलर ड्रग पे, पर्टिकुलर पेशेंट पे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपकी जो भी रिसर्च है वो कंटिन्यू यहाँ पे चली आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक टर्म आता है फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस क्या है, आपकी बहुत वाइड है ये चीज। इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने कोई भी ड्रग मार्केट में आई, उस पर्टिकुलर ड्रग की अब मैं क्या कर रही हूँ, निगरानी रख रही हूँ कि ये वाली ड्रग को मैंने अगर इस पेशेंट, इस एज ग्रुप के पेशेंट को दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, ओल्ड एज के पेशेंट को दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे ही अलग अलग, अगर मान लो ओरल फॉर्म में दिया तो क्या फर्क पड़ रहा है, टॉपिकल दिया तो क्या है, इंजेक्शन में है तो क्या है। मतलब फार्माकोविजिलेंस इज द स्टडी ऑफ द ड्रग आफ्टर इट्स लाइक डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमारी वो जो ड्रग है वो बाहर आ गई है मार्केट में, उसके बाद में उसका क्या स्टेटस है, वो सारी चीजों को स्टडी करना फार्माकोविजिलेंस कहलाता है। ठीक है, तो फार्माकोविजिलेंस बेसिकली आपकी वही एक रिसर्च है जो हमने बात की, वो आपकी एक मॉनिटरिंग से ड्रग मॉनिटरिंग का इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है।
क्लियर? तो फार्माकोविजिलेंस क्या है? फार्माकोविजिलेंस इज द साइंस एंड द एक्टिविटीज रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग। मतलब सिंपल क्या है, फार्माकोविजिलेंस के अंदर मैं ड्रग्स की चीज़ों को देखती हूँ कि ड्रग में आप क्या पेशेंट के अंदर क्या क्या चीज़ों को आप डिटेक्ट कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। असेसमेंट उसकी कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें आपने देखी, क्या क्या ऑब्जर्व करी, उनको आप एनालाइज कर पाओगे। नेक्स्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग, दैट मीन्स जो भी चीज़ें आपके पास रिजल्ट आया है उसको आप समझोगे और अल्टीमेटली क्या करोगे, प्रिवेंशन ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स। दैट मीन्स जो भी ड्रग हमने दी उसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है या फिर उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ रही है तो उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। मेजरली फार्माकोविजिलेंस क्या है, बेसिकली ड्रग के ऊपर निगरानी रखना और निगरानी रखने के साथ साथ में इन सारे पैरामीटर्स के ऊपर काम करना कि ड्रग रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको हम एनालाइज करें, समझें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके प्रिवेंशन के लिए काम करें। जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उसका कोई सोल्यूशन यहाँ पे निकाल कर दें। तो ये सारा काम आपका फार्माकोविजिलेंस का होता है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास एक टर्म है ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग। तो ड्रग थेरेपी मॉनिटरिंग आपके पास क्या है, हम देख सकते हैं मॉनिटरिंग को हम अच्छे से जानते हैं, सिंपली चीजों को कंटिन्यूअसली एनालाइज करना। आप ड्रग थेरेपी को करना है तो सिंपली क्या है, ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसके अंदर आपका फार्मासिस्ट इन्वॉल्व होता है। फार्मासिस्ट आपका इन्वॉल्व है और वो क्या करेगा, आपकी पेशेंट के रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करेगा और उन सारी चीजों को रिजॉल्व करेगा। मतलब एक आपके पास जो बुकलेट है, आप मान लो पेशेंट की एक पूरी फाइल है, तो पेशेंट की पूरी फाइल को हमको यहाँ पे एनालाइज करना है, टेस्ट करना है, उसके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इन सारी चीज़ों को हमको यहाँ पे एनालाइज करना है और उसके बाद में उसके अंदर जितनी भी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई हैं उन सबको हमको यहाँ पे रिजॉल्व करना है। और ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम में मेजरली क्या आती है, जो हमने यहाँ पे भी देखी, एडवर्स इफेक्ट की, ठीक है। तो एडवर्स ड्रग इफेक्ट्स, क्लियर। अब इसके साथ साथ में अगर हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट है, उसने क्या किया, उसने एक पेशेंट के मेडिकेशन को पूरा एनालाइज किया, चेक किया और उसके साथ में अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की। उसने अपने लेवल पे सारा काम कर लिया फार्मासिस्ट ने, बट अगर उसको स्टिल जरूरत पड़ती है तो वो कम्युनिकेट करेगा प्रिस्क्राइबर के साथ में। प्रिस्क्राइबर मीन्स जिसने भी वो दवाई आपको लिख के दी है, और वो कौन होता है, आपके पास डॉक्टर होता है, क्लियर। नेक्स्ट अब इसके अंदर मैं बात करती हूँ कि आपकी मॉनिटरिंग जो है, ड्रग मॉनिटरिंग, वो मेजरली 3 स्टेप के अंदर होती है। वो 3 स्टेप आपके पास कौन कौन सी है, मेडिकेशन मॉनिटरिंग इन्वॉल्व 3 मेजर स्टेप्स, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहली स्टेप क्या है, एजुकेट पेशेंट अबाउट देयर थेरेपी। मतलब जो भी मेरा पेशेंट है, अगर मैं मॉनिटरिंग कर रही हूँ तो मैं उसको समझाऊंगी कि आपको क्या बीमारी हुई थी, अब आपको ये जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है ये क्यों दिया जा रहा है। फॉर एग्जांपल एम्लोडिपिन दिए तो क्यों दिए, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो अब ये पर्टिकुलर दवा क्या करेगी, आपके ब्लड प्रेशर को कम करेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हम पेशेंट को बता रहे हैं, पेशेंट को एजुकेट कर रहे हैं। और मेजर काम हमारा क्या है कि हम पेशेंट को खुद भी इन्वॉल्व करें। ऐसा नहीं दवाई दे दी तुमने ले ली खत्म, इतना ही काम नहीं होता। आपको पूरा उसको अच्छे से गाइड करना है, समझाना है कि आपको ये दवाई क्यों दी जा रही है, किस लिए दी जा रही है, ताकि वो भी एक्टिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट करे, वो जानबूझ के फिर चीजों को स्किप ना करे, वो मेडिकल एडहेरेंस यहाँ पे शो करे, क्योंकि उसको पता रहेगी ये चीज कि अगर मैंने ये दवाई ली तो मेरा बीपी कम हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, अदरवाइज तो आज मेरे को हाई बीपी की वजह से मैं पूरा दिन परेशान रहूंगा। तो ये चीज उसको कब पता चलेगी, जब उसको हम गाइड करेंगे, ठीक है। तो मेजर आपका क्या काम है कि हम पेशेंट को यहाँ पे एक्टिव पार्टनर बनाए अपनी ड्रग थेरेपी के अंदर, कि उसको भी सारी चीजों का पता हो कि आपने कौन सी ड्रग ली है, वो कौन सी पर्टिकुलर ड्रग आपके ऊपर क्या काम करेगी, क्लियर। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट है, एजुकेट करना है पेशेंट को। दूसरा इसके अंदर आता है रेगुलर एसेस पेशेंट्स ड्रग थेरेपी। मतलब सिंपल जो हम ड्रग थेरेपी हमारे पेशेंट को दी जा रही है उसको हमको रेगुलर असेसमेंट उसकी करनी है, रेगुलर उसके ऊपर टेस्ट करना है, रेगुलर उसको एनालाइज करना है कि क्या चीजें यहाँ पे हो रही है, क्या उसकी बॉडी के अंदर डिफरेंस आया है। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे एनालाइज करना है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एडजस्ट द ड्रग थेरेपी एज नीडेड। मतलब अगर मान लो एम्लोडिपिन से, मैं हाइपरटेंशन की यहाँ पे बात कर रही हूँ, जो एग्जांपल हमारा इतनी देर से चल रहा है, हाई बीपी था, ठीक है, इसके अंदर मैंने एम्लोडिपिन दिया। एम्लोडिपिन आपके पास अलग अलग एमजीज में आता है। फॉर एग्जांपल मैंने 5 mg के अंदर उस पेशेंट को एक चीज दी। अब मैं रेगुलरली देख रही हूँ उसके अंदर क्या फर्क आ रहा है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उसकी बीपी के अंदर कोई फर्क नहीं आया तो मैं क्या करूंगी, अब अगर मेरे को जरूरत ऐसी लग रही है तो मैं एम्लोडिपिन 10 mg उसको देने लग जाऊंगी, या फिर हो सकता है मैं उसका सॉल्ट यहाँ पे चेंज कर दूं,
तो मान लो मैंने टेलमिसार्टन दे दिया, ठीक है। अलग अलग सॉल्ट आपके पास आते हैं तो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो या तो मैंने इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी या फिर मैंने इसका सॉल्ट चेंज कर दिया, बट अल्टीमेटली इनका काम क्या है, दोनों का ही बीपी को यहाँ पे रिड्यूस करना, ठीक है। तो ये हमको ये सारी चीजें कब पता चलेगी, जब हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे, हम देखेंगे कि पेशेंट दवाई ले रहा है, दवाई लेने के बाद में उसके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है। अगर नहीं पड़ रहा तो अब हमको उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज करनी है, या जो हमें सॉल्ट चेंज करना है, क्या करना है, तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट द ड्रग थेरेपी एज नीडेड। क्लियर। तो ये मेडिकेशन मॉनिटरिंग के आपके पास मेजर 3 स्टेप्स होते हैं। अब इन 3 मॉनिटरिंग के बाद में इस मॉनिटरिंग के बाद में आपके पास डिफरेंट स्क्रीनिंग टेक्निक्स भी आती है, डिफरेंट शेड्यूल्स आपके आते हैं, जो कि क्या है, मेजरली आपके पास आप इन चीजों को एनालाइज करवा सकते हो कि बीएमआई टेस्ट कर लिया हमने, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा लिया, बीपी टेस्ट करवा लिया, बीपी का क्या रेंज हमारे पास चल रहा है, जिसको हम जानते हैं कि स्टार्टिंग में आपके पास 120/80 mmHg आपकी रेगुलर बीपी की रेंज होती है। अगर इससे ज्यादा है तो हाई बीपी है, विच इज हाइपरटेंशन, और अगर लो है तो हाइपोटेंशन। ऐसे ही आपको कोलेस्ट्रॉल के अंदर चीजें देखने को मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल में हम सब जानते हैं आपके 2 टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। तो एलडीएल आपका जो है वो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये पर्टिकुलर चीज आपकी बढ़नी नहीं चाहिए, अगर ये बढ़ती है दैट मीन्स आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। और कोलेस्ट्रॉल किसका बढ़ता है ज्यादा, जो हमारे पास ओबेज लोग होते हैं उनके अंदर ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट ऐसे ही आप ग्लूकोज टेस्ट करवा सकते हो। ग्लूकोज टेस्ट किसके लिए होता है, पर्टिकुलर आपका डायबिटीज के लिए टेस्ट होता है। नेक्स्ट आप आई एग्जामिनेशन करवा सकते हो, और ऐसे ही आपके पास अलग अलग जो बेसिक टेस्ट मैंने आपको बताए ये सारे टेस्ट हम करवा सकते हैं विथ मॉनिटरिंग के साथ साथ में। मतलब मॉनिटरिंग का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि जो हम दवाई दे रहे हैं, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसी को हमको रेगुलरली चेक करना है, उसके अलावा भी जो चीजें होती है वो भी हमको यहाँ पे चेक करनी होती है। जैसे मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल के साथ में ये चीज बताऊं कि अगर आप मान लो किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन किसकी बीमारी है, आपके पास बेसिकली कार्डियक की, ठीक है। अब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि अब इस पेशेंट को डायबिटीज होने के चांसेस होंगे। अगर मान लो मैं सिर्फ कार्डियक तक ही रह गई, आगे की चीजों को मैंने एनालाइज किया ही नहीं, मैं सिर्फ ड्रग वाली इस सारी ड्रग्स कार्डियक की जितनी भी ड्रग है उसी के ऊपर फोकस कर रही हूँ, तो मुझे आगे पता ही नहीं चलेगा कि उस पेशेंट को डायबिटीज होने के भी चांसेस हो गए हैं या फिर नहीं। तो मेजर क्या होता है, जिस पेशेंट को कार्डियक की बीमारी होती है हो सकता है उसको कुछ टाइम बाद डायबिटीज की बीमारी भी हो जाए, और जिसको डायबिटीज की बीमारी होती है मे पॉसिबल कि उसको आगे किडनी की यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए। तो इसीलिए ये सारे प्रोफाइल टेस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे करवाने चाहिए। ड्रग मॉनिटरिंग का सिर्फ इतना ही मतलब नहीं है कि हमने जो दवाई दी उसके रिस्पेक्ट में जो भी आपकी चीजें आप उसको ही एनालाइज कर रहे हो, उसके साथ साथ में जितने भी पैरामीटर्स हैं, जितने भी बाकी ऑर्गन्स हैं, उन सबका भी हमको यहाँ पे रेगुलर स्क्रीनिंग करवानी पड़ती है, जो कि हमने बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट पे पढ़ा था। रेगुलर स्क्रीनिंग प्लस आपकी ड्रग मॉनिटरिंग आपकी क्या करती है, हेल्दी लाइफ बनाती है, गुड लाइफ आपकी बनाती है, और आपकी लाइफ की हेल्थ को इम्प्रूव करती है। क्लियर। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे खत्म हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आता है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन का मीनिंग बेसिकली यहाँ पे क्या है कि हमने ये चीज़ देखी कि हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं कि हम हमारी बॉडी में अगर कोई भी डिजीज़ है तो हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर लें बेसिकली, या फिर उसको बहुत इनिशियल लेवल के ऊपर डिटेक्ट कर लें, सो दैट वी कैन इनिशिएट द ट्रीटमेंट विद द बेसिक लाइन, और उसी बेसिक लाइन से हमको वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट हो जाए, दैट मीन्स हम इजीली वहाँ पे क्योर भी हो जाए। तो अगर हम टाइम टू टाइम अगर हमारी रेगुलर चेकिंग करवाएंगे तभी हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे उन चीज़ों को, ठीक है। तो मैं अर्ली डिटेक्शन की बात करती हूँ। तो अर्ली डिटेक्शन क्या है, जैसे द अर्लियर द डिजीज इज डायग्नोज्ड, मतलब जितना जल्दी आपकी डिजीज डायग्नोज होगी, जितनी जल्दी आप उसको पहचान पाओगे कि आपकी बॉडी में वो चीज आ गई है, उतनी ही जल्दी हम उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे करवा पाएंगे, ठीक है। द मोर लाइकली इट कैन बी क्योर्ड और सक्सेसफुली मैनेज्ड, मतलब जितनी जल्दी आपकी बॉडी में कोई भी डिजीज अगर हो गई है, अगर आप उसको जितना जल्दी आप उसको डायग्नोज कर लोगे तो उतनी ही जल्दी या तो हम उसकी क्योर करवा सकते हैं, दैट मीन्स उसको इजीली हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा सकते हैं, बिगिन करवा सकते हैं, या फिर हम उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। मैनेज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी एक ऐसे क्लिनिक में गए हो, वहां पे आपको ये डिजीज का ऐसा कुछ डायग्नोसिस हुआ है, तो हो सकता है एक तो वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को कर दे, राइट। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो उसको मैनेजमेंट के लिए बताएगा, दैट मीन्स आपको इस हॉस्पिटल पे जाना चाहिए, इस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के लिए ये वाला हॉस्पिटल, ये वाला डॉक्टर्स बेस्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे उसकी मेजर मैनेजमेंट के ऊपर भी फोकस हो पाएगा। तो अगर हम अर्ली डिटेक्शन कर रहे हैं तो अर्ली डिटेक्शन का मेजर कारण क्या है कि हमें क्यों करनी चाहिए, या फिर इसका एसेंशियल रीजन क्या है। तो
तो बेसिकली काम क्या करेगा ये, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द फर्स्ट साइंस ऑफ सिम्टम। अगर हम चीज़ों को अर्ली डिटेक्ट करवा लेते हैं तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज अवेयरनेस होगी। इंक्रीज अवेयरनेस दैट मीन्स हम पहले अवेयर हो जाएंगे, हमें पहले चीज़ों के बारे में आइडिया लगने लगेगा कि हमारी डिजीज किसके रिगार्डिंग है, क्या वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या आउटकम ला सकता है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी अवेयरनेस आप यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है रिगार्डिंग डिजीज, और इसी के साथ साथ में ट्रीटमेंट की भी रिगार्डिंग हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द डिजीज। एक्सेसिबिलिटी दैट मीन्स मैं उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं प्री डायबिटिक आ गई हूँ तो प्री डायबिटिक की कंडीशन में मुझे किस तरीके से एक्सेस करना है। सबसे पहले मुझे अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कोई भी बेसिक चीजें जो मैं अवॉइड कर सकती हूँ, शुगर मुझे अब कम इनटेक करनी पड़ेगी। तो एक्सेसिबिलिटी दैट मीन्स आप उसको किस तरीके से एक्सेस कर सकते हो, किस तरीके से आप उसकी बिगिन करवा सकते हो। तो उस एक्सेसिबिलिटी को हम इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियसली काम कब पता चलेगा, जब मैं अर्ली डिटेक्ट कर लूंगी। अगर मुझे अर्ली डिटेक्शन के टाइम पे इस चीज का पता लगा है कि हो सकता है मैं प्री डायबिटिक हूं या मैं प्री डायबिटिक की कंडीशन में जा सकती हूं, तो ही तो मैं उन चीजों के लिए प्रिकॉशंस करूंगी ना। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे को डायबिटीज जैसा कुछ होने वाला है तो फिर मैं क्यों करूंगी, मुझे तो कुछ पता ही नहीं होगा। और फिर एक टाइम के बाद मुझे कब पता चलेगा, जब एक्चुअल में मैं पूरी डायबिटिक हो जाऊंगी, जब मेरे रिजल्ट्स पूरे पॉजिटिव आने लगेंगे। एक तो मुझे तब पता चले, एक मुझे प्री डायबिटिक के केस में पता चले, ताकि मैं उन चीजों को एक्सेस कर सकूं। तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन का यहाँ पे यही मेजर एक काम है। तो एक्सेसिबिलिटी हम यहाँ पे इसकी करवा सकते हैं। दूसरी अफोर्डेबिलिटी ऑफ डायग्नोसिस दैट मीन्स जो भी ट्रीटमेंट हमको करना है वो ट्रीटमेंट हम इनिशिएट कर दें, और इसके साथ साथ में जो भी इससे रिलेटेड इसकी ट्रीटमेंट सर्विसेज हैं उसको भी हम यहाँ पे बिगिन करवा लें। क्लियर। ये सारी चीजें ये आपका एसेंशियल पॉइंट्स हैं अर्ली डिटेक्शन के। अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे चीजों को तो ही हम ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज हमें कुछ भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसके बाद में आपके पास टू इम्प्रूव रेफरल फ्रॉम द फर्स्ट टू सेकेंडरी या फिर टर्शरी लेवल ऑफ द ट्रीटमेंट। बेसिकली क्या है इस पॉइंट में जो मैंने आपको बताया, अगर किसी एक ऐसे हॉस्पिटल में आपको डायबिटिक का या फिर कोई भी एक ऐसी पर्टिकुलर डिजीज के बारे में आपको पता चला है, तो वो क्या करेगा, अब वो खुद तो इसको ट्रीट कर नहीं सकता क्योंकि उसके पास इतनी पावर नहीं है, या फिर हो सकता है उसके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो, डॉक्टर्स नहीं हो, ये सारी चीजें नहीं हो, तो वो क्या करेगा, अब आपको रेफर करेगा। ठीक है, हम देखते हैं ना कि अगर बेसिक से हॉस्पिटल में अगर आप जाते हो तो फिर वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख देता है कि रेफरल टू द दैट हॉस्पिटल। फिर आप उस हॉस्पिटल में जाते हो, फिर कहते हो देखो हमको यहाँ रेफरेंस दी है, इन्होंने रेफर किया है। तो बेसिकली वही चीज है यहाँ पे। अब वो चीज कैसे हो सकती है, अगर वो उनके क्लिनिक में या फिर उनके हॉस्पिटल में वो चीज नहीं हो पा रही तो वो किसी और जगह पे आपको रेफर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तो कौन सा था, जहां पे आप खुद सबसे पहले टेस्ट करवाने गए। ठीक है, अब उसने क्या किया है, सेकेंडरी लेवल ऑफ केयर के ऊपर आपको रेफर किया है। दैट मीन्स इसको हम सेकेंडरी या फिर टर्शरी भी बोल सकते हैं, कि जहां पे ये चीज अच्छे से आपका और ट्रीटमेंट हो सकेगा उस जगह पे हमने आपको रेफर कर दिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स है अर्ली डिटेक्शन के, कि अगर हम चीजों को अर्ली डिटेक्ट कर लेंगे तो हम ये सारे पॉइंट्स के साथ में डील कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करती हूँ, हम इतनी देर से कर रहे हैं अर्ली डिटेक्ट करना है। तो बेसिकली आपके पास ये कुछ टेस्ट हैं कि हमें कौन सी चीज के लिए कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए, या फिर उसके बाद में और कौन से टेस्ट होने चाहिए ताकि हम चीजों को अर्ली डिटेक्ट कर सकें। क्लियर। तो इस अर्ली डिटेक्शन के अंदर आपके पास कुछ टेस्ट आते हैं। उन टेस्ट में आपके पास मेजरली सबसे पहला टेस्ट आता है ब्लड प्रेशर टेस्ट। ब्लड प्रेशर टेस्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर कुछ भी इम्बैलेंस होता है तो सबसे पहले जो डिस्टर्ब होगी चीज वो है आपका बीपी, या फिर मैं उसको ब्लड प्रेशर कह सकती हूँ। ठीक है, हार्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको, या फिर आपको डायबिटीज हो, या फिर इवन आपको एंजाइटी हो रही हो, डिप्रेशन हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, सबसे पहले कोई चीज है जो आपकी ऑल्टर होगी तो वो है आपका ब्लड प्रेशर। ठीक है, इसकी रेंजेस आपके पास हाई या फिर लो हो जाती है। तो ये टेस्ट बिल्कुल बेसिक टेस्ट माना जाता है हर एक चीज से पहले। इवन अगर आपके सारे टेस्ट हो गए हैं, आपको कोई डिजीज डायग्नोज हो गई है, आपको सर्जरी के लिए भी बोल दिया गया है, तो ड्यूरिंग जस्ट बिफोर द सर्जरी भी आपका एक बार बीपी देखा जाएगा कि इसका बीपी कितना है। अगर बीपी उस केस में भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है तो हम सब लोग जानते हैं आपका ऑपरेशन वहां पे रुक जाता है। तो बीपी आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट बहुत ज्यादा बेसिक टेस्ट है हर चीज के लिए, हर तरीके की डिसऑर्डर के लिए, डिजीज के लिए। नेक्स्ट टेस्ट मेरे पास आता है कोलेस्ट्रॉल टेस्ट। कोलेस्ट्रॉल टेस्ट बेसिकली क्या है, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी हार्ट के अंदर कितना फैट आपका डिपॉजिट है उसका टेस्ट होता है। अब फैट की मैं बात कर रही हूँ तो फैट कोलेस्ट्रॉल की चीज वजह से ही आ रहा है। तो कोलेस्ट्रॉल भी आपके पास भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एलडीएल, एक होता है एचडीएल। एलडीएल जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंसीडर किया जाता है, मतलब ये वाला कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में नहीं बढ़ना चाहिए।
और ये HDL है, वैसे ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, बट ये भी अगर एक लिमिट तक बढ़ता है तो अच्छी बात है, ये भी कोई एक्सटेंट तक बढ़ना आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कि अगर कोई पर्सन ओबेज है, विच इज थोड़ा हेल्दी है, ओवरवेट है, ओबेज अगर कोई पर्सन है या फिर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है या फिर वो स्मोकिंग करता है, तो उस केस में उस पर्सन को अपना यहाँ पे लिपिड प्रोफाइल को टेस्ट करवाना है। लिपिड प्रोफाइल क्या होती है? लिपिड प्रोफाइल आपका कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल ही होती है, ठीक है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवा रहे हैं तो उसका दूसरा नाम भी आपका लिपिड प्रोफाइल ही है कि इस पेशेंट की लिपिड प्रोफाइल की ये कुछ पैरामीटर्स हमारे पास आए हैं, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल टेस्ट है। दूसरा टेस्ट है आपके पास डायबिटीज टेस्ट, और अगर इन दोनों टेस्ट में, ये मैंने बात की ब्लड प्रेशर टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, अगर ये दोनों हाई होते हैं तो अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज CVS या फिर डिसऑर्डर्स, कार्डियोवैस्कुलर विच मीन्स हार्ट के डिसऑर्डर्स होने के चांसेस यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ यहाँ पे डायबिटीज टेस्ट की। तो डायबिटीज टेस्ट हम सब जानते हैं, शुगर का टेस्ट होता है, क्लियर। शुगर का टेस्ट है, अब इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, अगर आपका BP हाई है, BP इज हाई, ब्लड प्रेशर अगर हमारा हाई आ रहा है, दैट मीन्स ये वाला टेस्ट आपका ऑलरेडी हाई है। इसके साथ साथ में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी अगर बॉडी में हाई आया है, दैट मीन्स ये दोनों टेस्ट आपके पास अगर इंक्रीज्ड हैं, ज्यादा आए हैं, तो आपको डायबिटीज टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और इस केस में, और इसके अलावा कब फैमिली हिस्ट्री हो डायबिटीज की, तो उस केस के अंदर भी हमको डायबिटीज का टेस्ट करवाना बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारे पास मेमोग्राम एंड पैप सीमियर टेस्ट। बेसिकली ये टेस्ट है आपका ब्रेस्ट कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर की प्रिवेंशन के लिए, विच मीन्स हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, और हमने इसको इनिशियल लेवल के ऊपर एनालाइज कर लिया तो हम इन बड़े बड़े कैंसर्स के साथ में डील कर सकते हैं, इसके साथ में ट्रीटमेंट इसका इनिशिएट कर सकते हैं। सिमिलरली आपको पता है ये चीज आपकी फीमेल्स के लिए होगी, और ये आपका जो नेक्स्ट टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर टेस्ट, दिस इज फॉर मेल्स ओनली। इसके अंदर क्या होगा, जो भी पेशेंट आपका ओबेज है, दैट मीन्स ओवरवेट है, थोड़ा मोटापा उसके अंदर ज्यादा है, उसकी 50+ एज है, 50 साल से ज्यादा उसकी उम्र है, तो और उसके साथ में हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन उसकी बॉडी के अंदर डिटेक्ट हुआ है, तो उस केस के अंदर हमको प्रोस्टेट कैंसर के लिए उस पर्सन को अपने आप को एग्जामिन करवाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे आपके कुछ बेसिक टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कुछ मेजर डिजीज का, हम उन कुछ मेजर डिजीज को यहाँ पे अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट इसके बाद में आता है अर्ली डिटेक्शन विथ प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच की मैं क्या बात कर रही हूँ कि जो बेसिक बीमारियां हैं हम उनके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल अप्रोच में सबसे पहले आपके पास आती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन हम सब जानते हैं कि किस टाइप की बीमारी है। बेसिकली हाइपरटेंशन में क्या होता है आपका हाई ब्लड प्रेशर। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, अगर आपका BP हाई हो जाता है तो हम उसको हाइपरटेंशन कहते हैं, या फिर हम इसको यहाँ पे टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया में बेसिकली इसकी जो रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। दूसरी चीज, अगर आपका BP डिक्रीज हो गया है तो हम उसको यहाँ पे हाइपोटेंशन बोलेंगे। हाइपो मीन्स टू रिड्यूस एंड हाइपर मीन्स टू इंक्रीज, तो यहाँ पे है आपका हाइपोटेंशन, क्लियर। अब हाइपरटेंशन आपका बेसिकली क्या चीज है, हमारा हार्ट है, ठीक है। हमारा हार्ट हम सब जानते हैं ब्लड को पंप करने के अंदर हेल्प करता है। अब वो जिस प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा है, वो पर्टिकुलर प्रेशर अगर आपका नॉर्मल है तो आप हेल्दी पर्सन हो, अगर वो प्रेशर इंक्रीज या फिर डिक्रीज है, विच इज इंक्रीज हो रहा है तो हाइपरटेंशन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो आपको हाइपोटेंशन हो रहा है। तो ये चीज यहाँ पे हो रही है। नॉर्मल की मैं यहाँ पे बात करी हूँ तो नॉर्मल क्या है आपका 120/80 mmHg। mmHg इसकी यूनिट है, और mmHg आपको मैं सिंपल बताऊं तो आपने एक जो स्टेगलोमोमीटर देखा होगा, डॉक्टर के पास देखा होगा, आपके हाथ में वो कफ जैसा कुछ बांधता है, फिर एक पंप से उसको इंक्रीज करता है, और उसके अंदर जो रेटिंग होती है यहाँ पे ऐसी कुछ रेट्स लगी होती है, और वो क्या होती है फिर धीरे धीरे इंक्रीज होती है, इंक्रीज डिक्रीज, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो रुक जाती है। तो ये पर्टिकुलर जो आपका पार्ट आप देखते हो, ये चीज आपकी होती है मरकरी। मरकरी का नाम हम Hg बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम हाइड्रोजन को H बोलते हैं, ऑक्सीजन को O बोलते हैं, कार्बन को C बोलते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे मरकरी को Hg बोलते हैं। तो मरकरी बेसिकली आपका एक एलिमेंट है, क्लियर। तो mmHg आपकी क्या है, mm दैट मीन्स वो कितना ऊपर नीचे हो रहा है वो चीज, मिलीमीटर/Hg। अब ये 120/80 क्या है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक। मैंने आपको बताया अभी अभी आपका हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। आपका हार्ट यहाँ पे ब्लड की पंपिंग कर रहा है, या आपके इसके अंदर कुछ ऐसे चैम्बर्स बने होते हैं, ठीक है। अब ये आपका हार्ट यहाँ पे पंप कर रहा है, तो बेसिकली कुछ प्रेशर लगा रहा है,
और यहाँ पे कुछ ये जो वॉल्व्स होती हैं उनके अंदर अपोज करता है ताकि बैकफ्लो ना हो सके। तो सिस्टोलिक मीन्स क्या है आपका कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और डायस्टोलिक मीन्स क्या है आपका रिलैक्सेशन। हम जानते हैं कि आपका हार्ट यहाँ पे पंप हो रहा है तो एक टाइम पे तो क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, सिंपली आपका हार्ट वेस्ट लाइक होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट फिर रिलैक्स। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस चीज को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसकी रेंज आ रही है आपकी 120। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जब वो चीज रिलीज हो रही है तो वो चीज आपका आ रहा है 80 और उसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डायस्टोलिक या फिर रिलैक्सेशन का प्रेशर। तो आपका नॉर्मल बीपी 120/80 कुछ इस तरीके से होता है, 120/80 सिस्टोलिक बाय डायस्टोलिक, ठीक है। दैट मीन्स ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन की रेंजेस होती है और ये आपकी रिलैक्सेशन की रेट होती है। तो ये पर्टिकुलर रेट अगर आपकी इंक्रीज होती है तो हमें हाइपरटेंशन होता है, डिक्रीज होती है तो हाइपोटेंशन होता है। क्लियर। दूसरी चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि हाइपरटेंशन आपकी कोई डिजीज नहीं है। ऑब्वियस बात है, हाइपरटेंशन को हम कोई डिजीज नहीं मानते, बेसिकली इसके कोई सिम्टम्स क्योंकि हमारे पास नहीं आते। तो बट स्टिल ये आपका क्या करता है, हाई रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपका बीपी बढ़ा हुआ है तो बहुत सारी डिजीज को वो अपने साथ में लेकर आता है, अल्टीमेटली बहुत सारे ऑर्गन्स को भी ये डैमेज कर देता है। अब ऑर्गन्स में मैं मेजरली बात करती हूँ हार्ट की, दूसरी आपके पास आते हैं किडनी, पैनक्रियाज वगैरह से ये सारी चीजें भी आ जाती है, ठीक है। तो अल्टीमेटली खुद एक बीमारी नहीं है बट अलग चीजों के ऊपर ज्यादा हावी होती है। ये चीज हमने देख लिया। इसका बीपी क्या है, बीपी की अगर मैं बात करूं वही चीज, अगर ये 120/80 आपका नॉर्मल है तो मैं ये कहूंगी कि 140/90 आप प्री हाइपरटेंसिव हो। दैट मीन्स इस केस में अभी तक तो आपको कोई भी, इस पर्टिकुलर केस में अभी तक तो आपके पास कोई भी हाइपरटेंशन का ऐसा कुछ आपके पास आया नहीं था, बट इसके बाद में हो सकता है कि आप हाइपरटेंशन के पेशेंट हो सकते हो। और यहाँ पे और हल्का सा ज्यादा होते ही 145 की इस रेंज में आते ही अगर ये आ जाता है तो आप यहाँ पे हाइपरटेंसिव हो जाते हो, ठीक है। अब ये पेशेंट यहाँ पे हाइपरटेंसिव हो गया है। तो ये पर्टिकुलर आपके पास कुछ रेंजेस होती है जिसका आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है। दूसरी चीज आ रही है यहाँ पे कि आपका साइलेंट किलर होता है। साइलेंट किलर हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन के पास खुद के कोई सिम्टम्स नहीं होते, बट स्टिल ये क्या करता है, हमने देखा कि आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल सकता है। अल्टीमेटली हम जिसको कहते हैं कि सिंपल अटैक आके मर गए, साइलेंट किलर का अटैक आया, साइलेंटली कोई अटैक आया और वो डेथ हो गई पेशेंट की, तो वो हाइपरटेंशन की वजह से ही होता है और उस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पे साइलेंट किलर बोलते हैं। क्लियर। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या बात कर रही हूँ, और डैमेज ब्लड वेसल्स एंड इंटरनल ऑर्गन्स। आपकी जो भी ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करता है, और इंटरनल ऑर्गन्स जैसा कि हमने देखा अभी, हार्ट है, आपकी किडनी है, ये सारी चीजें। क्लियर। ये आपका मेजर हाइपरटेंशन होता है। दूसरी मैं बात करती हूँ इसकी स्क्रीनिंग की, क्योंकि हम यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन पढ़ रहे हैं तो अर्ली डिटेक्शन में हमको पता होना चाहिए कि इसकी स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं। दैट मीन्स इसकी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि आपका बीपी कितना है, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ कि 120/80 नॉर्मल है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका 140/90 जा रहा है। तो जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है आपके पास, स्फैग्मोमैमोमीटर। स्फैग्मोमैमोमीटर वही इंस्ट्रूमेंट है जो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, और इसके साथ में आप स्टेथोस्कोप को यूज करते हो। डॉक्टर का हम स्टेथोस्कोप देखते हैं कुछ इस तरीके से, वो ये सारी चीजें आपको मिलके ये पर्टिकुलर चीज जो है आपकी स्टेग्नोफाइमोमीटर कहलाती है। और ये आजकल इलेक्ट्रिकल भी आती है जो कि हम देखते हैं, सिंपली आपको कफ को अपने हाथ के अंदर डालना होता है और बेसिकली एक बटन ऑन किया तो आपकी स्क्रीन के ऊपर रेट्स आपके पास आ जाती है। यहाँ पे स्टार्ट, ऑन, ऑफ, ये कुछ हम बटन्स देखते हैं। क्लियर। तो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है, जो कि ये चीज आपसे बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है। नेक्स्ट इसके बाद में मैं यहाँ पे बात करती हूँ डायबिटीज की। तो डायबिटीज क्या है, आपकी क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चली आ रही होती है और इसको लाइफ लॉन्ग, इसकी क्या होता है, इसकी लाइफ लॉन्ग आपके पास ट्रीटमेंट चलता है। तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी क्रोनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर इसको कहेंगे, जिसके अंदर ग्लूकोज इंटॉलरेंस आपके पास होती है। ग्लूकोज बेसिकली मैं यहाँ पे कहूंगी शुगर की बात हो रही है, शुगर लेवल आपकी बॉडी में है वो डिस्टर्ब हो रहा है, उसकी इंटॉलरेंस हो रही है। क्लियर। अब मैं डायबिटीज की बात करती हूँ तो डायबिटीज आपके पास मेजरली 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होती है, जिसको हम टाइप 2 और टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर क्या होता है, आपकी हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज होती है, या फिर मैं कह रही हूँ कि सिंपल जब हम इसका टेस्ट करते हैं तो शुगर लेवल आपकी बॉडी में यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा आता है, तो ये चीज आपकी टाइप 2 डायबिटीज है। सिमिलरली मैं टाइप 1 की बात करूं तो टाइप 1 में क्या है, आपका इंसुलिन कम प्रोड्यूस होता है या फिर प्रोड्यूस ही नहीं होता है। इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास रिस्पॉन्सिबल है पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज आपका कुछ अमाउंट ऑफ इंसुलिन को
प्रोड्यूस करता है, क्रिएट करता है, ताकि आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल जो है वो मेंटेन रहे। अगर वो चीज नहीं हो रही तो वो आपकी टाइप 1 डायबिटीज है। और अगर मैं बात करूं तो रेयर केस में ही आपको ये चीज होती है, ये आपकी रेयर कंडीशन है। विच मीन्स अगर किसी को डायबिटीज है तो हम मेजरली कहते हैं कि उस पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है, तो ये आपका बहुत कॉमन होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर मैं बात करूं स्क्रीनिंग की, अगर मैं इसके अंदर स्क्रीनिंग की बात करूं तो स्क्रीनिंग में क्या है, बेसिकली हम 2 मेजर पॉइंट्स देखते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट देखते हैं और HbA1c देखते हैं। ब्लड ग्लूकोज टेस्ट आपके अलग अलग टाइप्स का होता है, एक तो बिफोर फास्टिंग होता है या फिर इसको हम फास्टिंग कह सकते हैं, बिफोर फूड मेजरली इसको हम कंसीडर करेंगे, और एक होता है आपके पास आफ्टर फूड। ठीक है, मतलब एक तो खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद आपके पास ब्लड ग्लूकोज लेवल की टेस्टिंग यहाँ पे की जाती है। दूसरी चीज है आपके पास HbA1c। HbA1c एक आपका एवरेज टेस्ट है जो कि आपके हर 3 महीने में किया जाता है, जो बेसिकली आपका कंफर्मेटरी टेस्ट कहलाता है। अगर किसी का HbA1c की रेट डिस्टर्ब है तभी हम उसको यहाँ पे कह सकते हैं कि उस पर्सन को यहाँ पे डायबिटीज है मेजरली। ठीक है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल तो आपके अकॉर्डिंग टू द जो भी आप फूड इंटेक कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो जाता है। क्लियर। तो ये फूड इंटेक के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और HbA1c आपके पास ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो कि आपको बताता है कि आपको डायबिटीज यहाँ पर है या फिर नहीं है। क्लियर। तो ये सारा पार्ट है आपका अर्ली डिटेक्शन का। अर्ली डिटेक्शन को हमने देख लिया कि अर्ली डिटेक्शन के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें आती है, क्या क्या चीजों के साथ हम डील करते हैं, क्या क्या टेस्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर। अर्ली डिटेक्शन में ही हमने क्लास पॉइंट देखा था कि अगर आप चीजों को अर्ली डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट नहीं करवा पा रहे हो, तो हम अल्टीमेटली क्या करते हैं, उनको चीजों को रेफर कर देते हैं किसी और डॉक्टर के पास, नर्स के पास, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास। उसको क्या करते हैं, हम रेफर कर देते हैं कि अब आप इस डॉक्टर के पास यहाँ पे जा सकते हो अपने फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो वो पर्टिकुलर चीज को हम क्या कहते हैं, रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केसेस। ऑब्वियसली क्योंकि अगर वो हम ही डायग्नोस कर देते तो वो अनडायग्नोस कहलाता है, क्यों, तो इसीलिए हम उसको अलग जगह पे रेफर कर रहे हैं। तो अब ये रेफर करना क्या है, बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ प्रोवाइडिंग फार्मास्यूटिकल केयर, हम फार्मास्यूटिकल केयर ही प्रोवाइड कर रहे हैं एज वी आर डॉक्टर्स, नर्सेज। ठीक है, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, फार्मासिस्ट है, ये लोग क्या कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल वर्ल्ड के अंदर इन्वॉल्व है, तो बेसिकली हम वो एक केयर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस के अंदर एक फार्मासिस्ट के लिए ये चीज बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाती है कि अगर कोई पेशेंट उस ट्रीट को नहीं कर पाया है, पेशेंट को वो नहीं आउटकम जितना दे पाया जितना वो डिजर्व करता है, तो वो क्या करेगा, उसको अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास छोड़ आएगा। अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, दैट मीन्स इसको यहाँ पे सजेस्ट कर देगा कि आप किसी और उस दूसरे डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, बेसिकली फॉर्मल रेफरल की यहाँ पे बात हो रही है। तो फॉर्मल रेफरल सिस्टम के अंदर क्या होता है, डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक के पास अगर इलाज नहीं हो रहा तो उसने उसको भेज दिया, उसके पास नहीं आया तो उसको भेज दिया। तो सिंपली आपके पास नंबर ऑफ यहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इन्वॉल्व हैं। तो डिफरेंट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपके पास यहाँ पे होते हैं, जो कि अल्टीमेटली क्या करते हैं, आपके फार्मासिस्ट के प्रोफेशनल पोजीशन को मेंटेन करके रखते हैं, और उसके साथ साथ में जो भी अलग आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनकी प्रोफेशनल इमेज को यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि हम यहाँ पे पेशेंट को क्या कर रहे थे, पहले तो किसी डॉक्टर के पास रेफर कर रहे थे। ठीक है, डॉक्टर के पास या फिर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के पास में हम उसको रेफर कर रहे थे। अगर उस केस के अंदर हम किसी भी पेशेंट को काउंसलर के पास या फिर काउंसलिंग के लिए किसी इंस्टीट्यूट के अंदर हम रेफर करते हैं, तो उस पर्टिकुलर रेफरल को हम यहाँ पे सोशल रेफरल कहते हैं। क्लियर। एक तो बेसिक रेफरल आपका क्या है, आपके पास कोई पेशेंट आया, आपने डिटेक्शन करी, अगर उसकी ट्रीटमेंट या फिर डायग्नोसिस के लिए आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशनल को उसको बता दोगे कि अब आपको वहां पे रेफर होना है, वहां पे आपको जाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली चीज तो आपका नॉर्मल रेफरल हो गया। दूसरी चीज, अगर आप किसी काउंसलर के पास में या फिर किसी और इंस्टीट्यूट के पास में उसको रेफर कर रहे हो, तो उस केस में उसको हम सोशल रेफरल कहते हैं। क्लियर। अब जब हम ये चीजों को रेफर कर रहे हैं बार बार, तो अब रेफरेंस के टाइम पे आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, वो बेसिकली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। वो क्या है, आपके कम्युनिकेशन ड्यूरिंग रेफरल। ठीक है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो रेफरल के टाइम पे क्या क्या चीजों को हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पेशेंट की जो भी मेडिकल हिस्ट्री है आपको वो बताना है। किसको बताना है, ये कम्युनिकेशन किस किस के बीच में है, एक तो फार्मासिस्ट के बीच में और दूसरी आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में। ठीक है, इन दोनों के बीच की कॉन्वर्सेशन है। मैंने किसी को रेफर किया है, मैंने कोई अपना पेशेंट भेजा है, तो मैं क्या करूंगी, उस पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री पूरे उस डॉक्टर को बताऊंगी। उसका जो भी करंट मेडिकल प्रॉब्लम चल रहा होगा, जिससे भी वो भी डील कर रहा है, वो मेडिकल प्रॉब्लम मैं उसको बताऊंगी। उस मेडिकल प्रॉब्लम की वो कौन सी दवाइयां ले रहा है, क्या उसकी थेरेपी चल रही है। ठीक है,
क्या उसकी पर्टिकुलर ड्रग थेरेपी चल रही है, उसके बारे में यहाँ पे बताऊंगी। मैं ये बताऊंगी कि मैंने आपको रेफर क्यों किया है ये, ठीक है, तो वो रीजन मैं बताऊंगी। अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है, या तो वो मैं कर नहीं पा रही है, मेरे पास इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, इतने लोग नहीं है, इतने डॉक्टर्स नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो पेशेंट रेफर किया है। तो वो नीड जरूरत क्यों पड़ी मुझे रेफर करने की, वो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है कि अगर किसी भी पेशेंट का कोई भी फार्मास्यूटिकल केयर प्लान चल रहा होगा, अगर उसकी जरूरत पड़ेगी तो वो मुझे जाके उस डॉक्टर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर मैं रेफर कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको भेजा है कि आप उस जगह पे वो चीज चले जाइए, तो उसके पहले मुझे उस डॉक्टर से भी बात करनी पड़ेगी कि भाई मैंने अपना एक बंदा भेजा है, वो आ रहा है, तो ये चीज देख लेना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको ये 4-5 चीजें उस पेशेंट को, उस डॉक्टर को वहां पे बतानी होती है। रही बात पेशेंट की कि हम पेशेंट को क्या बताएंगे, तो पेशेंट को हम सिंपली ये कहेंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है, और आपको वहां पे जाने के बाद में उस क्लिनिक में किसको देखना है, किससे मिलना है। पेशेंट को सिर्फ हम इतना कहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम आर्या में है, मैंने आपको भेजा है कि आप आर्या में चले जाके एडमिशन करवा लेना, तो आर्या में जाना, एडमिशन सेल में जाना और उन सर से मिल लेना। तो ये चीज मैंने आपको रेफर करी है। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ आर्या में चले जाना, दैट मीन्स कहाँ चले जाना और आपको किससे बात करनी है, वो चीज। अब आगे का काम क्या है कि वो सर आपको किस तरीके से असिस्ट करेंगे, वो मैं उनको बता दूंगी कि सर मेरा एक स्टूडेंट आ रहा है, मेरा एक पेशेंट आ रहा है इस तरीके से। तो अब आप उसकी 4-5 चीजें हैं, ये उसकी हिस्ट्री है, वो चीजें अब आप नोट कर लो। दैट मीन्स मेरा काम है, एक फार्मासिस्ट का काम है डॉक्टर को बताना ये सारी चीजें कि उस पेशेंट की क्या क्या हिस्ट्री है, और पेशेंट को हमको सिर्फ इतना बताना है कि आपको कहाँ जाना है और किससे मिलना है। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर चीज है आपकी रेफरल की, कि रेफरल ऑफ अनडायग्नोसिस केसेस। ये आपके अगर इनके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, तो सिंपली आपको एक 4-4 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ज्यादा कुछ डिटेल में नहीं है। सिंपली आपको अपने मन के अकॉर्डिंग जो भी हम बातें यहाँ पे डिस्कस करते हैं, वही बातें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। क्लियर? तो ये वाला जो चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 7, ये चैप्टर यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।